आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए वीडियो के बारे में, जो है यूपीएस के बारे में। यूपीएस के बारे में जैसे कि आप सबने सुना होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही लॉन्च किया था, जो अभी 1 अप्रैल से वैलिड है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये पेंशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि यूपीएस में क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, गवर्नमेंट ने कब इसको लॉन्च किया, कितना कितना इसमें पेंशन मिल सकता है, और ये एनपीएस से कैसे बेहतर है, और इसमें क्या क्या प्रोविज़न्स हैं। आज हम सारे जो भी यूपीएस के बारे में जो भी प्रोविज़न्स हैं, आज हम उन सब की बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बात करने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूपीएस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, ये यूपीएस जो है वो पेंशन स्कीम है। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे एनपीएस होता था, या पहले ओल्ड पेंशन स्कीम होता था, उसके बाद गवर्नमेंट ने एनपीएस लेके आया, उसके बाद अभी लेके आए हैं यूपीएस, है ना। तो यूपीएस क्या करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर हो जाते हैं या ड्यूरिंग द सर्विस उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको जो पेंशन मिलना चाहिए, जिससे कि उनके अगर रिटायरमेंट के बाद उनको एक डिग्निफाइड लाइफ वो लोग जी पाए, उतना उनको पेंशन मिले। बिकॉज आपको पता है आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि टाइम टू टाइम पेंशन बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। पहले आप देखें, जैसे आपका जो पेंशन होता था वो डीए से लिंक होता था, तो जो यूपीएस पेंशन है वो भी इसमें डीए, एक जो अभी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जो भी डीआरआर करके एक प्रोविज़न है, जिसकी हम बात करेंगे आगे, वो इससे लिंक रहेगा। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, या जैसे आपका मैं बेसिकली आप समझिए सिंपल भाषा में कि महंगाई बढ़ेगी, तो आपका पेंशन अमाउंट भी बढ़ेगा। तो ये स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल है। आगे बात करेंगे इनके प्रोविजंस के बारे में। तो ओवरव्यू स्कीम क्या है दोस्तों, ओवरव्यू क्या है स्कीम का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया हुआ है, प्रोवाइड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ड्यूरिंग रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद उनको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, और एक जो सिक्योरिटी मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेसिकली रहे उनके पास। तो ये जो स्कीम है बेसिकली गवर्नमेंट के हिसाब से 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने वाली है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आगे बात करेंगे इसके प्रोविजंस के बारे में। तो अनाउंस कब किया गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसको अनाउंस किया था 24 अगस्त 2024 को, एंड विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो बेसिकली 24 अगस्त को गवर्नमेंट 24 अगस्त 2024 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम लोग यूपीएस स्कीम लेके आए हैं, जो इफेक्टिव कब से रहने वाला है दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से रहने वाला है। तो द टाइमलाइन इंडिकेट्स ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द पेंशन फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विथ प्रिपेयर्डनेस एंड अवेयरनेस बीइंग पाइवटल इन दिस इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा गैप रखा था कि इफेक्टिव तरीके से उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल हो पाए। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, कि जैसे हमने ऑलरेडी बात कर चुके ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि जो रिटायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे, स्टेबिलिटी रहे उनको, कि वो अच्छे से अपना जीवन डिग्निफाइड तरीके से जी पाए। तो उसके लिए उनको एक बहुत अच्छा पेंशन मिले, जिससे वो अपना जो भी फैमिली का है उसका टेक केयर अच्छे से कर पाएँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों क्या होने वाला है, कि अब जैसे कोई सर्विस ज्वाइन कर लिया, लेट्स से कि उसने पूरा 60 साल का सर्विस कंप्लीट कर लिया, या उसने एक बीच में छोड़ दिया, तो हर किसी के लिए अलग अलग पेंशन का प्रोविज़न है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली, देखिए, एक तो है जो नए ज्वाइन करेंगे 1 अप्रैल से, और एक है जो अभी तक ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, और जो जिनका एनपीएस चल रहा है। तो अगर जिनका एनपीएस चल रहा है वो यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। उनको 3 महीने का समय गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अभी 1 अप्रैल से ऑनवर्ड से ये स्टार्ट हुआ है, तो अप्रैल, मई और जून, तो जून तक का उनके पास समय है कि वो एनपीएस को छोड़कर यूपीएस में स्विच ओवर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू इंश्योर द लॉन्ग सर्विस स्टाफ कैन बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम गाइडलाइंस। तो सो दैट कि अगर वो जब स्विच करते हैं तो उनको यूपीएस के जो जो प्रोविजंस हैं, जिस हिसाब से यूपीएस में पेंशन मिलेगा, वो सब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको दिया जाएगा।
आगे है दोस्तों न्यू रिक्रूट्स आफ्टर अप्रैल 2025, जो कि आपकी जो स्कीम है वो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स। तो जो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विसेज ज्वाइन करते हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली ही यूपीएस ही वैलिड रहेगा, उनके लिए एनपीएस वैलिड नहीं रहेगा, है ना। तो एक बार डेफिनेशन क्या है लिखा है, इंडिविजुअल ज्वाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज फ्रॉम अप्रैल 1 2025 क्वालिफाई ऑटोमेटिकली फॉर द यूपीएस। तो जो 1 अप्रैल के बाद ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए ऑटोमेटिकली वो यूपीएस के लिए क्वालिफाई है। दिस कंडीशन इंश्योर्स दैट न्यू कमर्स रिसीव द बेनिफिट ऑफ द इनहांस पेंशन स्कीम फॉर द आउटसेट ऑफ देयर करियर। तो वो बेसिकली उनके लिए कि वो जो नए रिक्रूट्स हैं वो उनको जो नई पेंशन स्कीम्स है उसका बेनिफिट उनको दिया जा सके। आगे बात करेंगे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एंड देयर स्पाउसेस। अब जो एम्प्लॉय ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और उनकी वाइफ के बारे में कि उनको लिए क्या वैलिड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु रिटायर्ड बिफोर 1 अप्रैल एंड वर एनपीएस सब्सक्राइबर कैन ऑप्ट फॉर द यूपीएस इफ दे हैव नॉट एक्सरसाइज दिस चॉइस येट। जिसका मतलब है कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे जो 1 अप्रैल से पहले रिटायर हो चुके हैं और वो जो एनपीएस के एनपीएस था, मतलब एनपीएस के सब्सक्राइबर थे, अगर उन्होंने ऑप्शन चूज़ नहीं किया है तो वो यूपीएस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मोर ओवर स्पाउसेज ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय हु वर सब्सक्राइबर आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर यूपीएस, री इन्फोर्सिंग फैमिली सिक्योरिटी एंड कंटिन्यूड इनकम सपोर्ट। दैट मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ थे जिनका एनपीएस ऑलरेडी चालू हो चुका है ना, डिसीज एम्प्लॉयज़ थे, उनकी स्पाउस जिनका जो एनपीएस में थे, अब वो यूपीएस के अंडर बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो जिससे उनको फैमिली का एक प्रॉपर सपोर्ट रहेगा और जो बेनिफिट जो भी स्कीम्स के प्रोविजंस हैं वो उनको पास ऑन हो सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों कंट्रीब्यूशन टू द यूपीएस। यूपीएस में अभी क्या है, जैसे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन था कि सेंटर एम्प्लॉय भी मिलाएगा, एम्प्लॉयर भी मिलाएगा। सिमिलरली पीएफ में भी प्रोविज़न वही था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, इसमें भी वही प्रोविज़न है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। तो दस यूपीएस स्टेबलाइजेस क्लियर गाइडलाइंस फॉर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, इंश्योरिंग ए रोबस्ट पेंशन फंड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। बेसिकली क्या है, दोनों मिलाएंगे तो एक फंड अच्छा रॉबस्ट फंड हो जाएगा, काफ़ी अच्छा फंड हो जाएगा, जिससे उनको अच्छी पेंशन मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। तो एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉय क्या है? जो जॉब करे। एम्प्लॉय के लिए क्या है? अंडर द यूपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस टुवर्ड्स देयर पेंशन। द कंसिस्टेंस कंट्रीब्यूशन एड्स इन बिल्डिंग ए सिक्योर रिटायरमेंट फंड फॉर द एम्प्लॉयज। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी रहेगा वो 10% आपका बेसिक डीए का कंट्रीब्यूट करेगा यूपीएस की पेंशन स्कीम है। तो एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 10% ऑफ बेसिक एंड डीए। बात करेंगे अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, तो एम्प्लॉयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो 18.5% बेसिक प्लस और डीए का कंट्रीब्यूट करेगी। तो 18.5% एम्प्लॉयर, 10% एम्प्लॉय, टोटल हो गया आपका 28.5%। तो इतना सारा आप देखेंगे बेसिक प्लस डीए का 28.5% आपके जो पेंशन फंड है उसमें जा रहा है। तो आप सोचेंगे कि जब आप रिटायरमेंट, अगर किसी का रिटायर होगा, जब आप रिटायर होंगे या किसी का रिटायरमेंट हो रहा है तो उसके पास कितना बड़ा कॉर्पस होगा जिससे उसको पेंशन मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको जो यूपीएस के अंडर है जो पेंशन है वो इन्हांस पेंशन काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने वाला है। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने वाला है। मिनिमम पेंशन गारंटी। अब देखिए कोई क्या होता है कि पूरा सर्विस नहीं करता है, 60 साल सर्विस नहीं करता है, बीच में रिज़ाइन कर देता है या चला जाता है, दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेता है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ब्रेक में प्रोविजंस बनाए हैं कि मिनिमम पेंशन तो आपको 10,000 मिलेगी अगर आप 10 साल की सर्विस करते हैं। तो मतलब आपको मिनिमम 10 साल की पेंशन सर्विस तो करना ही करना है। 10 साल की सर्विस अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। उसका एक कैलकुलेशन है, अगर वो कम रहेगा तो मिनिमम 10 मिलेगा और जो भी रहेगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको एटलीस्ट 10 साल की आपने सर्विस पूरी कर ली है तो आपको पेंशन मिल जाएगा। बात करेंगे एश्योर्ड पेंशन फॉर रिटायरीज। अब देखिए जो रिटायरी है, मतलब जो रिटायर हो रहे हैं, 60 साल की सर्विस पूरी कर ली है, उनको जो पेंशन है एश्योर्ड कितनी मिलेगा? 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे फ्रॉम द
लास्ट 12 मंथ, मतलब दैट मीन्स कि जो आपका बेसिक पे जो रहेगा है ना लास्ट 12th मंथ में, मतलब 60वीं साल की हम बात कर रहे हैं, जब आपको 60 साल हो जाते हैं तो 59 ईयर से लेके 60 ईयर के जो 12 महीने हैं, 12 महीने का हर महीने का बेसिक पे का एवरेज निकाला जाएगा, और उस एवरेज जो बेसिक पे आएगा उसका 50% आपको एज ए पेंशन दिया जाएगा। लेट से कि अगर वो 3 लाख होती है एवरेज आपका, या 2 लाख होता है, 2 लाख होगा तो 1 लाख आपको पेंशन दिया जाएगा, 3 लाख होगा तो 1.5 दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है पेंशन का, कि अगर आपका बेसिक पे, क्योंकि बेसिक पे क्या होता है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बेसिक पे जो रहता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और बेसिक पे हमेशा गवर्नमेंट का फोकस रहता है कि बेसिक पे आपका ज़्यादा बड़ा रहे, बिकॉज बाकी जो कंपोनेंट्स रहते हैं आपके वो सब बेसिक पे ही डिपेंड करते हैं, चाहे वो आपके एचआरए हो या आपके जो भी कैलकुलेशन हो, आपको अगर बोनस मिलता है तो वो भी बेसिक पे मिलता है, या आपको पीआर पे मिलता है वो भी बेसिक पे मिलता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक पे, अगर बेसिक ज़्यादा रहेगा आपका तो आपको पेंशन का कॉर्पस भी आपको ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपका जो पेंशन का कॉर्पस है वो बेसिक पे डिपेंड है ना। तो 50% का जो प्रोविज़न गवर्नमेंट ने दिया है कि 50% आपका जो भी एवरेज बेसिक पे रहेगा लास्ट 12 मंथ ऑफ द रिटायरमेंट के, वो आपको एज ए पेंशन फंड में एज ए पेंशन मंथली पेंशन दिया जाएगा। अब इसमें फैमिली पेंशन भी है कि अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है, लेट से कि अगर पेंशनर चालू हो गया, कोई रिटायर हो गया और उसको पेंशन चालू हो गई है ना, और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो अभी क्या है, पेंशनर की तो डेथ हो गई है लेकिन फैमिली मेम्बर्स तो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, ये है ना, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है कि 60%, है ना, कि जो भी पेंशन चल रही थी उसका 60% उनको दिया जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा बेनिफिट है। लेट से कि अगर 2 लाख रुपए पेंशन आ रहा है तो उसका 60% मतलब कितना हो गया, 1,20,000 आप उनको उनकी फैमिली मेम्बर्स को एज ए पेंशन दिया जाएगा, तब तक वो लोग जब तक वो सर्वाइव करते हैं ना, जब वो लोग जीवित रहते हैं। तो ये जो बेनिफिट है, reinforces द कमिटमेंट ऑफ द यूपीएस टू सपोर्ट फैमिलीज एंड प्रिवेंट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आफ्टर द लॉस ऑफ द प्राइमरी इनकम अर्नर। मतलब एक जो प्राइमरी इनकम अर्नर थे, जैसे जो भी एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई है ना, रिटायरीज की डेथ हो गई है, तो उनकी फैमिली को एक सपोर्ट करने के लिए, है ना, उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली उनको ये पेंशन 60% बेसिक जो भी लास्ट जोन पेंशन रहेगा उसका 60% उनको दिया जाएगा। इसमें दोस्तों जो यूपीएस है इसमें बेसिकली 3 प्रोविज़न है। एक आपका पेंशन हो गया, एक ग्रेजुटी हो गया, एक साथ में एक लमसम पेमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। पेंशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ग्रेजुटी की हम बात करेंगे। तो ग्रेजुटी जैसे आपको पता है कि एक लमसम पेमेंट मिलता है ग्रेजुटी में, है ना, कि आप भी 20 साल की जो आप सवर्नेट होते हैं तो आपको प्रोविज़न 20 साल का रहता है कि 25 लाख से ग्रेजुटी ज़्यादा नहीं मिलती, जैसे आपको अभी अभी जो करंट का प्रोविज़न है। अभी इसमें यूपीएस में ग्रेजुटी के प्रोविजंस में थोड़ा सा चेंजेस हुए, कैलकुलेशन में भी चेंजेस हुए, वो हम देखेंगे। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आउटलाइंस ग्रेजुटी प्रोविजंस इंक्लूडिंग टाइप्स एंड कैलकुलेशन मेथड इंश्योरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉयज़। तो एक क्या होगा कि ग्रेजुटी का जो भी मेथड, कैलकुलेशन मेथड उसके हिसाब से कैलकुलेट की होती है, करेंगे आगे देखेंगे हम उसको। ये भी इंश्योर करेंगे कि फाइनेंशियल सपोर्ट रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से मिल पाए। ठीक है दोस्तों। अब ग्रेजुटी के 2 टाइप हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक रहेगा यूपीएस में ग्रेजुटी के 2 टाइप हैं। फर्स्ट रहेगा रिटायरमेंट ग्रेजुटी, जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, और एक रहेगा डेथ ग्रेजुटी। डेथ ग्रेजुटी मतलब ड्यूरिंग द सर्विस अगर डेथ हो जाता है तो उस समय ग्रेजुटी कितना मिलेगा, तो वो ग्रेजुटी है, डेथ ग्रेजुटी। तो एक रिटायरमेंट ग्रेजुटी हो गया और एक डेथ ग्रेजुटी हो गया। तो रिटायरमेंट ग्रेजुटी इज पेड अपॉन रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ सर्विस, while death gratuity is a one-time payment made to beneficiaries if a government employee passes away during service। बेसिकली रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो है दोस्तों वो एटलीस्ट 5 साल के बाद ही मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी रहेंगे, अगर 5 साल की सर्विस पूरी करते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं तो उनको ग्रेजुटी उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से मिल जाएगा, बट मिनिमम 5 साल का सर्विस कंपलसरी है। ये जो प्रोविज़न है वो अभी भी सेम प्रोविज़न अभी भी चल ही रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ये ग्रेजुटी के लिए मिनिमम 5 साल सर्विस होना आपका कंपलसरी है, ग्रेजुटी आपको तभी मिलेगा। अगर ग्रेजुटी 5 साल कंप्लीट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करते हैं तो आपको ग्रेजुटी अमाउंट नहीं मिलता है। तो मिनिमम 5 साल की सर्विस तो आपकी कंपलसरी है टू रिसीव द ग्रेजुटी अमाउंट। ठीक है। डेथ ग्रेजुटी क्या है? डेथ ग्रेजुटी वन टाइम पेमेंट मिलेगा किसको? बेनिफिशियरी को, मतलब उनकी स्पाउस या जो भी बेनिफिशियरी रहेंगे, है ना, जो भी इमीडिएट बेनिफिशियरी रहेंगे उनको एक लमसम बेनिफिट मिलेगा, है ना,
उनके बेनिफिशरीज को अपॉन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उनके बेनिफिशरी को मिलेगा। कैसे कैलकुलेशन होगी वो आगे देखते हैं दोस्तों। पहले बात करेंगे रिटायरमेंट ग्रेजुइटी की। तो रिटायरमेंट ग्रेजुइटी रिटायरमेंट कब होते हैं? 60 साल में। तो जो लोग सर्विस पूरा कर लेते हैं, है ना, 5 साल की सर्विस कम से कम कंपलसरी, मैंने बताया आपको, अगर 60 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उनको एज ए टोकन ऑफ आप बोल सकते हैं अप्रिशिएशन बोल सकते हैं, या है ना, उनकी जो लॉन्ग सर्विस जो उन्होंने लॉन्ग टर्म सर्विस जो भी थी उसको ध्यान में रखते हुए उनको एक अच्छा अमाउंट पे किया जाता है। कैलकुलेशन क्या है उसका ग्रेजुइटी का कि 1/4 ऑफ इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट में आता है आपका बेसिक और डीए, और बेसिक और डीए का 1/4 अमाउंट आपको हर 6 महीने सर्विस पूरी करने का। ठीक है, तो जैसे आपने मान लो 20 साल सर्विस पूरी की, है ना, तो 20 साल के हिसाब से आपको 10 साल का आपको पेमेंट दिया जाएगा सर, है ना, मतलब 6 महीने का 1/4 दिया जाएगा। करेक्ट, हर 6 महीने कंप्लीट करने में 1/4 पेमेंट। तो आपका अगर 1 लाख है तो 6 महीने का आपको 1/4, मतलब कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ सर्विस, 1/4 ऑफ एनरोलमेंट इंटू कंप्लीटेड 6 मंथली पेमेंट। तो आपका मतलब आपने 20 साल सर्विस किया तो 40 हो जाएगा वो, 40 इंटू आपका जो भी बेसिक पीरियड रहेगा और उसका ग्रेजुइटी अमाउंट का 1/4 किया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है विथ कैप्स ऑफ 16.5 टाइम। तो मतलब आपकी जो ग्रेजुइटी है वो आपके 16.5 टाइम्स आपका जो लेंथ एंड पे स्केल है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और 25 लाख विच एवर इज लोअर। तो 25 साल का जो मैंने आपको बताया था कि जो लिमिट है, जो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 25 लाख तक का मैक्सिमम ग्रेजुइटी जो मिलता है उसका लिमिट है, वही उन्होंने कैरी फॉरवर्ड रखा है। वही प्रोविज़न, सेम प्रोविज़न इसमें भी डाला हुआ है ना। और बट ग्रेजुइटी का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उस पहले जो था वो था आपका कि 6 महीने कंप्लीट होना चाहिए, बट 1 साल का प्रोविज़न था कि हर साल का आपको 15 दिन का सैलरी दिया जाता था। बट इसमें क्या है, 1/4 कर दिया है आपका, है ना, और 6 महीने कर दिया है इसमें। तो प्रोविजंस का थोड़ा कैलकुलेशन का डिफरेंस है। बाकी प्रोविजंस वही है कि आपको 25 लाख से ग्रेजुइटी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 25 लाख आपको दिया जाएगा। बात करेंगे डेथ ग्रेजुइटी की। तो डेथ ग्रेजुइटी प्रोवाइड क्रिटिकल फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली और नॉमिनी ऑफ ए डिसीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरिंग स्टेबिलिटी ड्यूरिंग ए चैलेंजिंग टाइम। तो डेथ ग्रेजुइटी जो एम्प्लॉयज़ है अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसको डेथ ग्रेजुइटी का डेथ ग्रेजुइटी का पेमेंट किया जाता है। जो इमीडिएट जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बेनिफिशियरीज हैं, उनको इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, है ना। डेथ ग्रेजुइटी का कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? लेट से कि अगर उसने 1 ही साल का सर्विस पूरा किया है ना, द अमाउंट ऑफ दैट ग्रेजुइटी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज लेंथ ऑफ सर्विस। पेमेंट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। फॉर लेस देन 1 ईयर, अगर 1 ईयर की सर्विस से कम होता है तो उसको 2x इंटू 2 इंटू इमोल्यूमेंट। सो इमोल्यूमेंट जो बेसिक डीए का उसको 2 इंटू डबल किया जाएगा अगर 1 साल से कम है। अगर 1 से 5 साल की सर्विस उसने में 1 से 5 साल की सर्विस के दौरान डेथ होती है तो उसको 6 टाइम उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अगर 5 से 11 है तो 12 टाइम्स, 11 से 20 ईयर अगर सर्विस है 20 टाइम्स, एंड ओवर 20 है तो हाफ ऑफ एमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। मतलब एमोल्यूमेंट्स के जो भी बेसिक डे का आधा हर 6 महीने के हिसाब से उसको सर्विस कंप्लीट करने के पेमेंट किया जाएगा अगर उसने 20 साल की सर्विस से ज़्यादा पूरा कर लिया है। तो ये जो प्रोविजंस है कि डेथ ग्रेजुइटी के बारे में, ये भी अच्छे प्रोविजंस हैं, क्योंकि पहले क्या था ना कि डेथ ग्रेजुइटी का कैलकुलेशन भी नॉर्मल ग्रेजुइटी की तरह ही किया जाता था, सब्जेक्ट टू कि 5 साल का सर्विस पूरा हो। डेथ केस में नहीं मानते थे 5 साल का सर्विस, बट कैलकुलेशन वैसे ही किया जाता था। तो जितने साल सर्विस पूरा किया जाता था उतने साल का पेमेंट होता था। बट इसमें क्या है ना, आपको मल्टीपल करके मिल रहा है। जैसे 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको 2 इंटू एमोल्यूमेंट्स मिल रहा है। अगर 1 से 5 के बीच में आपकी सर्विस है तो आपको 6 टाइम्स मिल रहा है। 5 से 11 है तो 12 टाइम्स मिल रहा है। 11 से 20 है तो 20 टाइम्स मिल रहा है ना। और ओवर 20 है तो आपको हाफ ऑफ द एमोल्यूमेंट्स हर 6 महीने का मिल रहा है। तो डेथ ग्रेजुइटी के जो प्रोविजंस है यूपीएस में काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। विड्रॉवल रूल्स। तो जैसे यूपीएस में, जैसे आपने देखा कि एनपीएस में या पीएफ में से आप कुछ फंड विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आपको जो भी बेसिक नीड्स है ना, जो आपको ऐसे घर बनवाना है या बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए पैसे चाहिए, तो वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ प्रोविजंस यूपीएस में भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, सो दैट कि आप इमीडिएट जो आपको अगर कुछ अर्जेंसी है तो उसका आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ रूल्स क्या हैं वो हम आगे देखते हैं।
कंप्लीट विड्रॉल और रिटायरमेंट। अब विड्रॉल का जो भी अभी भी प्रोविजन थे, जैसे एनपीएस में प्रोविज़न है कि आपका जो टोटल कॉर्पस है उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली यूपीएस में भी गवर्नमेंट ने जो प्रोविज़न दिए हैं वो ये है कि 60% आप टोटल एमेंडमेंट्स का विड्रॉ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर 60% आप विड्रॉ कर लेंगे तो आपका पेंशन फंड भी फिर आपका कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो पेंशन है वो 50% आपको है ना आपके टोटल बेसिक पे मिलने वाला है। सिमिलर लाइंस पे आपका ये आपको इसमें, लेकिन आपके जब 60% आप विड्रॉ कर लेंगे तो आपको फिर पेंशन आपका उस पर फ़र्क आ जाएगा, है ना। पार्शियल विड्रॉल कंडीशन, पार्शियल विड्रॉल जैसे आप अब ले लेते हैं कि तो पार्शियल विड्रॉल की जैसे मैंने आपको बताया था विड्रॉल कर सकते हैं। कंडीशन क्या है उसका कि आप पूरी सर्विस में 3 बार ही कर सकते हैं, ठीक है। और 3 ईयर का लॉकिंग रहेगा, मतलब हर 3 साल में 3 साल में किया, फिर हर 3 साल में एक बार आप कर सकते हैं, लॉकिंग पीरियड है उसका। और ईच विड्रॉल कैन बी अप टू 25% ऑफ द एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो हर बार आप करेंगे मैक्सिमम उसे 25% ही विड्रॉ कर सकते हैं ऑफ एम्प्लॉई योर कंट्रीब्यूशन, मतलब आप जो 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वही आप उसमें विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन इसमें है। सिनारियो क्या है, किस किस केस में आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था परचेजिंग और कंस्ट्रक्शन होम, जब आप परचेज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फंडिंग चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन की एजुकेशन को आप एजुकेशन के लिए पैसा आपको चाहिए। और एड्रेसिंग मेडिकल इमरजेंसीज, अगर कोई मेजर मेडिकल इमरजेंसीज है जिसमें आपको इमीडिएटली फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना कंट्रीब्यूशन का 25% मैक्सिमम निकाल सकते हैं। यूपीएस पे आउट कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है कि यूपीएस का जो पेंशन का कैलकुलेशन है वो आपका सर्विस अगर पूरी आप करते हैं, 25 साल की सर्विस पूरी करते हैं तो आपको 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे आपको एवरेज बेसिक पे लास्ट 12 मंथ का करके उसका 50% आपको दिया जाएगा। फुल एश्योर्ड बता दिया मैंने ऑलरेडी आपको कि 25 साल की सर्विस मिनिमम कंडीशन है ना। और लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे निकाल के उसका 50% आपको दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है। गारंटेड पेंशन ऑलरेडी 10 साल की सर्विस होनी चाहिए और आपको 10,000 रुपये मिनिमम गारंटेड पेंशन है। लमसम पेमेंट, अब हम बात करेंगे हमारे लमसम पेमेंट के लिए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हमने देखा यूपीएस में मतलब पेंशन क्या मिलने वाला है। उसके बाद हमने ग्रेजुटी की बात किया, ग्रेजुटी में 2 ग्रेजुटी की बात किया, एक रिटायरमेंट ग्रेजुटी, एक डेथ ग्रेजुटी की बात किया। अब इसमें एक लास्ट प्रोविज़न जो है वो है लमसम पेमेंट का। तो इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर रिटायर होता है तो उसको एक लमसम पेमेंट का भी प्रोविज़न है, ठीक है। ये ग्रेजुटी के अलावा और पेंशन के अलावा दिया जाता है। This payment will equal 1/10 of the monthly emoluments, basic pay plus DA, as on the superannuation date for every 6 month of completed service। तो हर 6 महीने की सर्विस पूरा माना जाएगा। हर 6 महीने जितनी महीने की सर्विस 6 महीने की मान के उसका 1/10 ऑफ द पेमेंट मंथली एमोल्यूमेंट, मतलब जो भी आपका बेसिक डीए रहेगा 1 लाख, तो उसका 10,000 रुपये हो गया। हर 6 महीने का 10,000 रुपये आपको पे किया जाएगा, है ना। तो हर 6 महीने की सर्विस आपने अगर मान लीजिए आपने 30 साल की सर्विस पूरी की है ना, 30 ईयर्स अगर स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं मैक्सिमम 30 ईयर की सर्विस इजीली हो जाती है। तो 30 ईयर की सर्विस पूरी की है तो आपको 1 लाख अगर आपका सैलरी बेसिक और डीए हो रहा है तो 1 लाख का 1/10 मतलब 10,000 रुपये हो गया। तो हर 6 महीने का 10,000, 30 साल की सर्विस मतलब आपका 60 इंटू 10,000, उतना आपको पेमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छा प्रोविज़न है कि आपको लमसम पेमेंट भी मिल रहा है, पेंशन फंड भी मिल रहा है, मंथली पेंशन भी आपको, अगर आप सर्विस पूरी करते हैं 25 साल की तो आपको बेसिक प्लस ये की अच्छी जो 50% है वो आपको पेंशन भी आ रही है। ग्रेजुटी का इतना अच्छा 25 लाख का मैक्सिमम प्रोविज़न जो है, मान के चले ग्रेजुटी का 25 लाख हो ही जाता है तो 25 लाख वो प्लस आपका ये प्लस आपको पेंशन, तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स है यूपीएस के लिए। तो मतलब मेरा जो रिकमेंडेशन है, एनपीएस क्या है दोस्तों, वो मार्केट ड्रिवन है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी कंपेयर करेंगे अपना कि यूपीएस वर्सेस एनपीएस में क्या क्या प्रोविजंस हैं,
है ना, और उसमें बेनिफिट कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो जो हम बात करेंगे, अगर यूपीएस की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो प्रोविजंस काफ़ी अच्छे हैं। एनपीएस जो है वो मार्केट ड्रिवन है दोस्तों, क्योंकि अगर मार्केट लिंक, मार्केट में अच्छे मार्केट शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपने इक्विटी में पैसा ज़्यादा डाला है, डेप्ट में डाला है ना, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाला है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाला है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। साथ साथ मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है शेयर मार्केट की, है ना। तो अब मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी लेट्स से कि रिसेशन आ गया, कभी अभी वॉर का टाइम चल रहा है ना। तो आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंट्स अभी नेगेटिव ही चल रहा है, ठीक है। आपका फंड भी आप देखेंगे कि रिटर्न्स काफ़ी कम आए हैं, बट इसमें क्या है ना, आपको एश्योर्ड पेंशन मिल रहा है, आपको मार्केट ड्रिवन नहीं है, मार्केट लिंक नहीं है, आपको बिना किसी टेंशन के एश्योर्ड पेमेंट आपको यूपीएस के थ्रू मिल रहा है। तो बेनिफिशियली अभी मोटा मोटे के तौर पे देखा जाए, ओवरऑल तौर पे, तो आपको यूपीएस ही बेनिफिशियल है अपार्ट फ्रॉम एनपीएस। बाकी एक बार हम अपने नए वीडियो में आपको एनपीएस प्लस यूपीएस का कंपैरिजन आपको बताएंगे, तो आपको और भी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। आप अपना बेसिक पे डीए चेक कर सकते हैं कि आपको कितना पेमेंट बाय द टाइम मिल जाएगा, बिकॉज पे रिवीजन लगता है, सैलरी बढ़ती है। तो आप एक मोटे मोटे तौर पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको एक, जब आप रिटायर होंगे तो आपको कितना पेंशन यूपीएस के थ्रू मिलने वाला है, या एनपीएस अगर आपका चल रहा है तो एनपीएस के थ्रू कितना पेंशन आप ले सकते हैं दोस्तों। तो होपफुली दोस्तों आज आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।